ओके, वेलकम बैक। तो आज ये नाइन्थ क्लास का हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मैटर की सिंपल सी एक डेफिनेशन है, मैटर इज़ एनीथिंग जिसमें दो प्रॉपर्टी हो, विच ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। तो क्या कर रहा है? कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। तो पहली बात है कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और दूसरी बात उसका कुछ मास होना चाहिए, हैविंग सम मास। तो बस ये दो प्रॉपर्टी जिसमें होगा उसे हम मैटर कह देंगे। दैट मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, दैट इज कॉल्ड एज मैटर, है ना। तो हमारे पास इस चैप्टर में देखेंगे कि तरह तरह के कौन कौन से मैटर्स होते हैं हमारे पास, और उनके फिजिकल नेचर्स के बारे में देखेंगे, उनके कन्वर्जन्स के बारे में देखेंगे, हीट के और टेम्परेचर के कारण से और प्रेशर के कारण से क्या डिफरेंसेस आते हैं चैप्टर में, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात बोल रहा है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज़ द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? तो इसके बारे में बात कर रहा है। ये कहता है कि पहली बात ये है कि द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो आपका मैटर होता है वो छोटे 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 कई सारे पार्टिकल्स से मिल करके बना हुआ होता है। ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, कुछ बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। अब ये बोल रहा है कि वो पार्टिकल्स आखिर कितने छोटे होते हैं। छोटे पार्टिकल से होता है तो कितने छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं। तो जो बेसिक सी बात आपके चैप्टर में लिखी हुई है वो ये कह रही है कि पार्टिकल्स आपके इतने छोटे होते हैं जिसको आप अपने नेकेड आइज से देख नहीं सकते हो। ये इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं कि जिनको आप अपने नेकेड आइज से एग्जैक्टली नहीं देख सकते हो। दूसरी बात ये कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और पार्टिकल्स के, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसमें बता रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये बोल रहा है कि ये पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस होता है। अब इस बात को और थोड़ा सा डीप में समझने के लिए हम इस पर आते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास, लेट्स से कि हमारे पास ये पूरा एक क्या है, सॉलिड है ना। तो ये हमारे पास देखो एक एक आया, है ना, ये सॉलिड है आपके पास। ओके, ठीक है। तो इस सॉलिड में क्या है हमारे पास कि अलग अलग तरह के, लेट्स से कि हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ऐसे अलग अलग हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो ये कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि दीज पार्टिकल्स हैव सम स्पेस इन बिटवीन देम। तो ये पार्टिकल के बीच में देखो कुछ क्या है, स्पेस है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ सा स्पेस सा होता है। जैसे इनके बीच में देख रहे हो आप, इनके बीच में देख रहे हो थोड़ा सा स्पेस है। तो इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। इन स्पेसेस को एक स्पेशल नाम देते हैं। इसे कहते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो द स्पेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस? सी, वी आर हैविंग टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज इंटर एंड सेकेंड वर्ड इज इंट्रा। ये दो अलग वर्ड होता है। इंटर मतलब होता है कि दो अलग अलग के तरह के लोग हैं और उनके बीच में आपका कंपैरिजन हो रहा है, उसे इंटर कहते हो। इंट्रा मतलब सेम तरह के होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लिया एक स्कूल है, हमने मान लिया कि मेरठ पब्लिक स्कूल एमपीएस करके एक स्कूल है। एमपीएस क्या, हाँ एग्जैक्टली, इंटर मीन्स बिटवीन टू। सो एमपीएस के अंदर स्कूल है और हमने माना कि इसके अंदर कई सारे क्या हैं कि हाउसेस हैं। तो हमने माना रेड हाउस है, ब्लू हाउस हमारा, ग्रीन हाउस है और येलो हाउस है। तो जब ये स्कूल के अलग अलग हाउसेस आपस में जब हमारे कोई चैंपियनशिप होगा, मान लो क्रिकेट चैंपियनशिप हुआ, तो इसे हम कहेंगे इंट्रा स्कूल चैंपियनशिप, है ना। तो इस नाम को हम कहेंगे कि इंट्रा स्कूल ये आपका चैंपियनशिप है, ठीक है। इसे हमने इंट्रा कहा। लेकिन लेट्स से फिर एमपीएस स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल है, मान लिया डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन दोनों स्कूल के बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे इंटर। तो इंटर मतलब हमेशा होता है इन बिटवीन। तो या एग्जैक्टली तो इंटर मतलब होता है इन बिटवीन और इंट्रा मतलब होता है कि उसी के अंदर ही, है ना, सेम तरह के लोग होते हैं उसी के अंदर ही। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ इंटर मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में स्पेस को हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बाइंड किए रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स वर्क करता है, उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कैसा फोर्स है? ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का ये फोर्स है। तो इसका नाम हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हर मॉलिक्यूल्स अगर एक जगह पे एक ही शेप में बना हुआ है तो फिक्स शेप का रीज़न यही होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइंड अप किए रहते हैं। इन्हें कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इनके बीच के स्पेस को कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सो ये दो चीज़ें हमें अभी यहाँ से देख करके मिलती हैं।
वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। तो ये कहता है कि यही बात कह रहा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो उनके बीच के स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ये पार्टिकल्स हमने देखें तो ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी, मतलब इसी सॉलिड स्फीयर में ही क्या करेंगे कि ये फिक्स नहीं रहते हैं। या एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, अभी हम एटम और मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली समझेंगे। तो ये आपस में ही ना फ्रीली मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, पर इसी के अंदर रहते हैं। इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि लेट से तुम्हारे पास एक बड़ा सा बकेट है और बकेट में आपने कई सारे बॉल्स ऐसे डाल दिए हैं। तो वो बॉल्स क्या है कि अगर आप बकेट को शेक कर रहे हो तो वो बॉल्स इधर से उधर मूव करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल रहेंगे इसी बकेट के अंदर। अब ये छोटे छोटे जो हैं इन्हें हम कहते हैं एटम्स, और ये एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर, है ना। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें मॉलिक्यूल कहेंगे। मॉलिक्यूल और एटम क्या होते हैं वो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, लेकिन अगर H2O की बात करते तो इसमें दो से ज़्यादा या दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए हैं, दो एटम्स मिल गए हैं, तो इसलिए हम इसे मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी अभी हमने देखा कि ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, जिसका नाम हमने देखा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इनका एक फिक्स शेप होता है। अगर आप इस समय अगर अपने मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो उनके पार्टिकल्स अगर एक जगह पे स्थिर हैं, एक तरीके का डेफिनेट शेप है, तो यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन फोर्सेस को हम डिसाइड करते हैं। अब ये फोर्सेस अलग अलग टाइप ऑफ मैटर में अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास कौन कौन से तीन हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है हमारे पास गैस। तो एग्जैक्टली स्टेट्स ऑफ मैटर हम देखेंगे। और स्टेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ है ना मैटर, तो एग्जैक्टली कितने स्टेट्स होते हैं, तो ये आपके एग्जैक्टली तीन स्टेट्स होते हैं। एक आप कह दोगे क्या, एक को आप कह दोगे सॉलिड स्टेट है, एक को आप कह दोगे कैसा स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, और एक को आप कह दोगे गैस स्टेट है। सी अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी वही आपका एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर अलग अलग से एटम्स हैं, ठीक है। लिक्विड में भी वही एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अलग अलग से एटम्स है, और गैस में भी वही एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अलग अलग से एटम्स है ना। लेकिन इन सब में डिफरेंस ये होता है कि जो एटम्स हैं उनके बीच में स्पेसेस का और अट्रैक्शन फोर्स का डिफरेंस होता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में जो एटम्स हैं उनके बीच में ज़्यादा कोई स्पेस नहीं रहेगा, देखो बहुत ही टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस रहेगा और गैसेस में ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इन जनरल हम देख रहे हैं कि सॉलिड में क्या हो रहा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, मैं इन शॉर्ट लिखूंगा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो इसको हम लिखेंगे इसमें किसमें, सॉलिड में बात करेंगे तो सॉलिड में ये बहुत ही कैसा होता है, लो होता है। ये होता है लिक्विड में कैसा होता है, कंपैरेटिवली ये हाई होता है, यानी कि थोड़े से ज़्यादा स्पेस होते हैं सॉलिड के और इसमें कैसा होता है, गैसेस में ये बहुत ही हाई होता है, यानी एटम्स के बीच में स्पेस आपका बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फ्री होते हैं। दूसरी बात, अगर फोर्सेस की बात करें तो ये देखो इनके बीच में, दो एटम्स के बीच में फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तभी एक दूसरे के काफ़ी पास हैं। दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे के बीच में उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस कारण से वो हमेशा पास रहेंगे। यानी कि अगर हम बात करें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इन शॉर्ट लिखता हूँ IMFA, तो सॉलिड के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ही हाई होती है, ठीक है। लिक्विड के बीच में क्या होती है, ये कंपैरेटिवली क्या होती है, लो होगी है। और गैसेस में क्या होती है, इन तीनों में लीस्ट होती है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने देखा। सो इन जनरल देखो कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में हमने एक डिफरेंस देखा, इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में और अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में अभी हमने बात करी। और ज़्यादा डीप में बात करते हैं तो लिक्विड सॉलिड में ये बातें बताई गई, लिक्विड में ये है, और गैसेस में ये बातें हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बता रहा है और स्पेसेस के बारे में ही बता रहा है। लेकिन इनमें एक इंटर कन्वर्जेंस भी है, यानी जो आपके सॉलिड्स हैं वो लिक्विड में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसके बीच में मेथड्स है, देखो जब भी आपका सॉलिड है, कोई सा सॉलिड है, उसमें स्पेस बहुत ही कम है, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है और गैसेस में स्पेस ज़्यादा है। तो व्हाट इफ़ अगर हम सॉलिड के, देखो यहाँ पे टॉपिक है हमारा कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर इसके स्टेट को चेंज कर सकता है, तो हाँ ये चेंज कर सकता है। ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं।
कैसे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो इसका देखो एक छोटा सा आपको बात यहाँ बता रखा है। ये बता रहा है कि अगर सॉलिड को अगर आपने हीट कर दिया तो लिक्विड बदल जाएगा, लिक्विड को हीट कर दिया तो आपका गैस में बदल जाएगा। इसको हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। आपका यहाँ देखो, यहाँ पे इन जनरल देखो कि अगर ये सॉलिड है हमारा, सॉलिड में स्पेसेस जो हैं वो बहुत ही कम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूँ, हीट कर दूँ, ऐसे करके हीट कर दूँ, तो हीट करने से क्या होगा कि इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और इनके जो एटम्स हैं वो थोड़े से दूर दूर से हो जाएंगे, तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, है ना। आप देखते हो कि पानी को जब बॉयल करते हो तो उसमें से वेपर्स बनते हैं, वेपर्स मतलब हीट हो रहा है तो इसलिए वेपर्स बनता है, और वो यानी कि गैस में चेंज हो रहा है। तो लिक्विड को फर्दर अगर आप हीट करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। यानी कि हीट करने के बहाने से आप थोड़ी सी उन्हें एनर्जी दे रहे हो, और जब किसी को एनर्जी प्रोवाइड होगी तो वो एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फैमिली से दूर भागना स्टार्ट करता है। वही चीज़ यहाँ पे है, थोड़ा सा हीट करा तो सॉलिड को हीट करा हमने, लिक्विड में बदल गया, लिक्विड को हीट करा गैस में बदल गया, है ना। तो और उल्टा भी होता है, अगर आप गैस का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, आपका सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इंटर कन्वर्टेबल है ये। तो आपका हमने किस पे बात किया, टेम्परेचर पे बात किया कि क्या फ़र्क पड़ता है किसके चेंजिंग से, टेम्परेचर चेंजिंग से फ़र्क क्या पड़ता है। दूसरा एक और फ़र्क पड़ता है प्रेशर से, दो ही से प्रेशर फ़र्क पड़ता है इसमें। तो एक ने हमने टेम्परेचर चेंज देखा, एक हमने प्रेशर चेंज देखा। टेम्परेचर को कंटिन्यूसली हाई कर रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड से फिर टेम्परेचर हाई कर रहे हैं तो लिक्विड गैस में बदल रहा है। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें तो देखो प्रेशर में एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर हम प्रेशर को हाई करेंगे, यहाँ से देखो सबसे पहले अगर हम प्रेशर को रिलीज़ कर रहे हैं यानी प्रेशर को कम कर रहे हैं, मान लो इसके पास लेट से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर था इसके ऊपर, एक हाइपोथेटिकल मानते हैं कि 10 था इसके ऊपर। अगर उस प्रेशर को आप कम करते हो, लेट से आप 8 पे आ जाते हो, तो वो लिक्विड में आ जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है, जब प्रेशर आप बढ़ाओगे तो लोग आसपास बैठेंगे, ठीक है ना। जब प्रेशर आप रिलीज़ कर दोगे तो दूर दूर से बैठना स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल सब प्रेशर आप रिलीज़ कर दोगे तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो यानी कि अगर कंटिन्यूसली आप अगर इससे इसकी बात करें तो प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, और फर्दर अगर हम लिक्विड से गैस पे जा रहे हैं तो प्रेशर को क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसी का अगर उल्टा ले हम, है ना, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे। अगर इसी का हम उल्टा लें तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम गैस से वापस आते हैं किस पे, लिक्विड पे आते हैं, तो प्रेशर क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, एटम्स दूर दूर थे, प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो ये दोनों पास आते जाएंगे। प्रेशर आप क्या करोगे, इनके ऊपर इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर एक इस तरह का पिस्टन होता है, वो हमें अभी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उससे हम नीचे की तरफ ऐसे ना प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये सब पास आने आ जाते हैं। अब लिक्विड पे फर्दर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो ये क्या होगा, सॉलिड की तरफ बन जाएगा। तो प्रेशर आप फर्दर क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो। यानी कि इसका आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट छोटा सा ले सकते हो जिसमें आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि कैसे किस पे चेंजिंग के कारण से कैसा फ़र्क पड़ता है। तो यही चीज़ें आपके इसमें बता रखी है बुक में। सॉलिड पे जब आपने हीट बढ़ाया तो लिक्विड में बदला, लिक्विड पे हीट बढ़ाया तो गैस में बदल गया, गैस को आपने कूल डाउन किया तो लिक्विड में हो गया, लिक्विड को कूल डाउन किया तो सॉलिड में हो गया। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर के कारण से कैसे होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। और इन्होंने टेम्परेचर बता दिया और प्रेशर भी यहाँ बता रहे हैं। तो प्रेशर भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, जिसमें ये हमारे पास डायग्राम आता है, जो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये डायग्राम क्या कह रहा है कि देखिए सॉलिड है, सॉलिड का आप अगर लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे, ध्यान से देखिए, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूज़न। तो अगर आप सॉलिड को चेंज कर रहे हो लिक्विड में तो द प्रोसेस इज नोन एज फ्यूज़न या फ्यूज़न, और अगर लिक्विड को आप गैस में चेंज कर रहे हो देन द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। लिक्विड अगर गैस में चेंज होता है, और अगर आप गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो कंडेंसेशन होगा, और लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे हो तो सॉलिडिफिकेशन होगा। अब यहाँ से देखो, सॉलिड को अगर डायरेक्टली गैस में बदल रहे हो तो सब्लिमेशन उसे कहेंगे, और गैस को डायरेक्टली आप अगर सॉलिड में बदल रहे हो तो इसे डिपोजिशन कहेंगे। जैसे आपने नेप्थलीन बॉल्स देखी होंगी जो टॉयलेट वगैरह में रखी रहती है ना, तो नेप्थलीन बॉल्स, या फिर आपने कैम्फर देखा होगा, वो मंदिरों में होता है। तो वो कैम्फर को अगर आप जलाओ, है ना, जलाओ तो वो डायरेक्ट वो सॉलिड में होता है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्टली किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बदल रहा है, यानी इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो जो डायरेक्टली सॉलिड से आपके गैस में चेंज होता है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। नाउ अब देखते हैं हमारा कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो अभी अभी हमने देखा इवेपोरेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारा डायरेक्टली लिक्विड हमारा चेंज हो रहा है गैस में। जैसे
हमारा लिक्विड चेंज होता है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसमें भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। तो दो प्रोसेस होते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। लिक्विड आपका गैस में बादल में चेंज हो रहा है तो इवेपोरेशन, और बादल आपका वापस से रेन करा रहा है यानी कि लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो ये दो प्रोसेस हैं। देखते हैं इवेपोरेशन के बारे में। तो इवेपोरेशन के फैक्टर्स को कौन कौन अफेक्ट करता है उसको हम देख रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेटिंग, तो जनरली देखो ये कुछ आपके 4 फैक्टर्स बोल रखे हैं जिसको अभी हम ध्यान से देखेंगे। ये 4 फैक्टर्स आपके इन जनरल बता रखे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इवेपोरेशन को एग्जैक्टली क्या है अफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल आप लेके चलो कि मान लो आपने कपड़ा, एक बड़ी सी कपड़ा है, मान लिया कि एक फीमेल की साड़ी है, साड़ी को हमने सुखाने के लिए, ड्राई होने के लिए हमने ओपन रूफ पे रख रखा है। तो उस कपड़े, वो कपड़ा कितना जल्दी सूखेगा ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसको हमें देखना है। तो पहला है कि उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। यानी कि साड़ी को आप दो तरीके से रख सकते हो, या तो आप कई बार ऐसे ऐसे करके कई बार फोल्ड करके रख सकते हो, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा ओपन करके रख सकते हो। यानी कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जल्दी वो इवेपोरेट होगा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। पहली बात है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ सरफेस एरिया पे बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा जल्दी वो कपड़ा सूख जाएगा आपका। अभी ठंडक में कोई कपड़ा सुखाओ आप तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। तो दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। तीसरी बात ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब समझो अगर बारिश का टाइम है तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। तो ह्यूमिडिटी होती है कि एयर में कितना ज़्यादा लिक्विड प्रेजेंट है। तो अगर ह्यूमिडिटी आपकी ज़्यादा रहेगी तो आपका इवेपोरेशन क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। तो बारिश के समय में जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं। चौथी बात बोला है विंड स्पीड। मान लो आपका एक तो धूप भी है, दूसरा सा हवा भी अच्छे खासे बह रहे हैं। हवा अगर अच्छा खासा चल रहा है तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। यानी कि जो विंड स्पीड है वो जितना ज़्यादा होगा आपका इवेपोरेशन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन 4 फैक्टर्स पे मेनली आपका इवेपोरेशन डिपेंड कर रहा है। किस पे, सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, आपका ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है, आपका विंड स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। गुड। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे आपका इवेपोरेशन चेंज होता है। सो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। आपका ये लास्ट पॉइंट आ रहा है कि इवेपोरेशन आपका कूलिंग किस तरीके से करता है। तो ये देखते हैं हम। जनरली इसमें 2 एग्जांपल्स बता रखा है। जैसे हमें बोला जाता है कि आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो समर में, तो समर में एग्जैक्टली होता क्या है, हमारा एक पर्सन है ना, वो पर्सन जो है, मैं इस पर दिखाता हूँ, वो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है। अभी हमने देखा कि वो पर्सन जो है वो मान लो इस तरीके से उसने, है ना, कपड़े पहन रखे हैं, और कपड़े में हमने देखा कि उससे बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, तो उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। तो वो जो स्वेट है वो कपड़े के थ्रू बाहर आ जाएगा, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर पे आ जाएगा, और एटमॉस्फेयर उसे क्या कर देगा, इवेपोरेट कर देगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो इवेपोरेट कर देगा। तो उसकी बॉडी कंटिन्यूसली ठंडी होती जाएगी, क्योंकि बॉडी उसकी कंटिन्यूसली स्वेट क्रिएट करेगी। और वो जो कपड़ा उसने कॉटन पहना हुआ है, तो कॉटन एक बहुत ही अच्छा क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। तो कॉटन उस वाटर को यानी कि हीट को एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद क्या करेगा कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाएगा, और वो क्या होगा कि कंटिन्यूसली वो पूरी तरीके से वो सूखता जाएगा। यानी कि वो उसका जो स्वेट है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता जाएगा। इससे वो एक ओपन क्या कर रहा है कि कांटेक्ट में ला रहा है बाहर के सराउंडिंग के। तो कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं कि मैकेनिज्म इस तरीके का इनका होता है कि ये क्या करते हैं कि जो स्वेट क्रिएट होता है उसको ओपन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में एक्सपोज करते हैं, है ना। ये पहला रीज़न है। दूसरा ये बोल रहा है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वाटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड। अगर इस तरह का आपका ग्लास है, उस पर क्या है कि आपके अगर अंदर आइस रखे हुए हैं, तो हम देखेंगे कि समर में अगर इन्हें बाहर रखें तो बाहर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न बता रखा है कि देख रखा है कि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देखो यहाँ पे वाटर वेपर है, ये आया वाटर वेपर यानी कि ये गैस में है। जब ये इसके पास आया तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन होगा। जब इसके पास आइस के कांटेक्ट में आया तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अब अभी हमने पढ़ा है कि गैस का जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वो लिक्विड में बदलता है, लिक्विड का और टेम्परेचर डाउन करेगा तो सॉलिड में बदलेगा। तो गैस का टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो लिक्विड में बदल जा रहा है। तो जैसे ही वाटर ड्रॉप ये ग्लास के कांटेक्ट में आएगा तो किनारे किनारे, ग्लास के अंदर तो नहीं जा पाएगा लेकिन किनारे किनारे कैसा हो जाएगा, वो वाटर के फॉर्मेट में बदलता जाएगा। तो इस कारण से हमें किसी भी ग्लास के एंड पे हमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में इतनी चीज़ें थी, आप एक बार नहीं कई बार इस वीडियो को बैक टू बैक करके देखना और आपको सारी चीज़ें इस चैप्टर के बारे में क्लियर आउट होंगी। थैंक यू।